एपिसोड 20 पेशकश मीरे कारवां। मुकाबला खासा दिलचस्प था और वो दोनों मैदान में एक दूसरे को रगीद रही थीं। उनके हलक से अजीबो गरीब राहटें खारिज हो रही थी। ये मुकाबला खासा दिलचस्प था और तकरीबन आधे घंटे तक जारी रहा। जीत उसी की हुई थी जिसने मैदान में आकर दूसरों को चैलेंज किया था। और फिर चंद मिनट बाद वो एक बार फिर दूसरी औरतों को चैलेंज कर रही थी और इस मर्तबा जो औरत मैदान में उतरी थी उसे देख कबीले के तमाम लोग हैरत ज़दा रह गए। मुखिया और सिम्बा समेत सब लोग उठकर खड़े हो गए थे और बड़ी हैरत ज़दा नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे। मैं भी एक झटके से उठकर खड़ा हो गया और हकीकत तो ये है कि सबसे ज्यादा हैरत मुझे हुई थी। मेरे दिमाग में जोर से धमाके हो रहे थे। वो नीलगरी थी, कबीले की आम औरतों के लिबास में और कबीले के आम औरतों के भेस में। बिल्कुल वही जिस्म, वैसा ही लिबास था। सर के बाल उसी तरह बेतरतीबी और बदसलीकी से कटे हुए थे। उसकी सूरत और आंखों में बेपनाह चमक थी। उसे मेरी तरफ देखा तो उसके होंठों पर बड़ी ही दिल फरेब मुस्कुराहट उभर आई थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी और मेरा हाथ बेख्तियार अपने गले पर पड़ी हुई माला की तरफ पहुंच गया। मैंने उसे पहचानने में कोई गलती नहीं की थी। वो नीलगरी ही थी। उस रोज मायामती वाले मकान से गायब होने के बाद आज वो कबायली औरत के रूप में मेरे सामने आई थी और मैं अपने आप में अजीब सी कैफियत महसूस करने लगा था। ये कौन है? मैंने सिम्बा से पूछा। ये सवाल गैर इरादी तौर पर मेरी जुबान से निकल गया था। पता नहीं, सिम्बा ने जवाब दिया। उसका हुलिया और लिबास तो हमारे कबीले की औरतों जैसा है, लेकिन ये हमारे कबीले की नहीं है। मैं अपने कबीले की तमाम बस्तियों में घूमता रहता हूँ, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। अब मुझे यकीन हो गया था कि वो नीलगिरी ही थी जो मेरी मदद के लिए यहाँ पहुंच गई थी। अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। बमला वाले हादसे में अगर वो माला मेरे गले से ना गिरी होती तो उसके बाद ना खुशगवार वाकयात भी पेश ना आते। वो यकीनन मेरी मदद को पहुंच जाती और बमला को भी अपनी जान से हाथ ना धोने पड़ते। अपनी इस नई हरीफ को देखकर पहले मुकाबले की फातिहा औरत, उसका चेहरा भी धुआं हो गया था। बहरहाल मुकाबला शुरू हुआ। पहले गंदाली ने हमला किया था, लेकिन नीलगिरी ने इसे उठाकर पटक दिया। वो कई फुट दूर जाकर उछलकर गिरी थी। उसके मुंह से चीख निकल गई थी और वो उठकर दोबारा नीलगिरी की तरफ लपकी। और फिर लोगों ने ये दिलचस्प मंजर देखा कि गंदाली अपनी हरीफ को एक मर्तबा भी नहीं छू सकी थी। वो जैसे ही करीब आती लगता था किसी गैबी कुव्वत ने उसे उठाकर पटक दिया हो। उसकी चीखें फिजा में गूंजती रहीं। बाज लोग चीख चीख कर और तालियां बजा बजा कर नीलगिरी को दाद दे रहे थे और बाज वहशतनाक नजरों से उसे देख रहे थे। ये मुकाबला चंद मिनट से ज्यादा जारी नहीं रह सका था। गंदाली ने दोनों हाथ उठाकर अपनी शिकस्त का ऐलान कर दिया और नीलगिरी ने फातिहाना अंदाज में चारों तरफ देखा और फिर बड़े ही नपे तुले कदम उठाते ही मेरे करीब आ गई। चल लम्हे मेरे सामने वो खड़ी रही, फिर हमारे करीब से गुजरती हुई पिछली तरफ चली गई। सिम्बा और मुखिया वगैरह हैरत से उसकी तरफ देख रहे थे और जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो नीलगिरी अंधेरे में कहीं गायब हो चुकी थी। दूसरे दिन मैं तारांग कबीले से रवानगी के लिए तैयार हो चुका था। मेरे साथ सिम्बा, थापा और एक भिक्षु, सारा नोक के अलावा थ्यूब भी जाने को तैयार थी। कोई भी मुहज्जब आबादी इस बस्ती से कम 60-70 मील के फासले पर थी और रास्ते निहायत ही पुरपेच, कठिन और खतरनाक थे। उनका ख्याल था कि मैं अकेला कभी भी किसी बस्ती तक नहीं पहुंच सकूंगा, इसलिए ये लोग मेरे साथ जाने को तैयार हो गए थे। इस तरह हमारी तादाद 5 हो गई थी। मैं इन पहाड़ी से बिल्कुल वाकिफ नहीं था, अलबत्ता सिम्बा साल में एक आध मरतबा मुहज्जब बस्तियों की तरफ जाता रहता था। उसके ख्याल में वापसी के 2 रास्ते थे। एक तो ये कि हम इन पहाड़ों में तकरीबन 40 मील का सफर करके दिल्ली कोट पहुंचे। ये बस्ती योंगा रेंज से बरिंद्रा नगर और नेशनल पार्क के दरमियान वाक़या थी। दिल्ली कोट से हम बरिंद्रा नगर का रुख करते हुए वहां से तकरीबन 40 मील मजीद आगे जाकर हमें हाईवे मिल जाती जो खटमंडू से इंडिया की सरहद पार करके चली गई थी। आजम खान और बमला के साथ में इसी तरफ नेपाल से दाखिल हुआ था। सिम्बा के हाल में यह रास्ता मेरे लिए महफूज नहीं था। योगिंदर नाथ और त्रिदेव इसी तरफ से इस बस्ती तक आए थे, जबकि मेरी तलाश अब भी जारी थी और चांगली या उसके आदमी से कहीं भी आमना सामना हो सकता था। इसलिए सिम्बा का ख्याल था कि हमें पहाड़ों में सफर करते हुए नेशनल पार्क की तरफ जाना चाहिए। वहां से नेशनल पार्क के साथ सफर करते हुए हम धूलघरी की तरफ निकल सकते थे।
इस तरह दूलगरी और राना पूर्णा के पहाड़ी सिलसिले में हम तकरीबन 20-26 हजार फुट तक बुलंद थे। रास्ते निहायत ही खतरनाक थे, लेकिन ये इस लिहाज से महफूज थे कि मेरे दुश्मनों का सामना नहीं हो सकता था। हमारे पास सवारी के लिए 5 याक थे और छठे याक पर छोलदानियां और खाने पीने का सामान लाद दिया गया था। इन तैयारियों को देखकर लगता था जैसे हम किसी बहुत ही तवील सफर पर जा रहे हों, और बाद में साबित भी हो गया था कि वाकई ये सफर बहुत ही तवील, थका देने वाला और मुश्किल था। हम सुबह सवेरे बस्ती से रुखसत हुए थे, दोपहर तक रुके बगैर सफर करते रहे और बिलाहिर एक जगह पर पड़ाव डाल दिया। खाने के बाद 1 घंटा आराम किया और शाम का अंधेरा फैलने तक हमारा सफर जारी रहा। 5वें रोज हम धूलगरी के तकरीबन 22,000 फुट बुलंद सिलसिला को होकर दूसरी तरफ दरिया के किनारे पर आबाद खोट नामी एक छोटी सी बस्ती में पहुंच गए। ये भी बुद्धू की बस्ती थी। इन लोगों ने हमारी खातर मदारात में कोई कसर नहीं छोड़ी। काखोट नामी ये गांव, ये बस्ती मस्तरांग की तरफ जाने वाली शाहरा से तकरीबन 70 मील के फासले पर वाक़या थी, और 70 मील का ये फासला तय करने में हमें 2 दिन लगे थे। और बिलाहिर हम जोम सोन नामी बस्ती में पहुंच गए। ये बस्ती इस शाहरा पर वाक़या थी जो एक तरफ सरहद के करीब वाक़या मस्तांग कबीले से होती हुई सरहद पार करके तिब्बत में दाखिल हो जाती थी, और दूसरी तरफ पोखरा तक चली जाती थी, जहां से खटमंडू या नेपाल के बाद दूसरे शहरों का रुख किया जा सकता था। जोमसोन नाम की ये बस्ती सतह समुद्र से तकरीबन 24,000 फुट की बुलंदी पर वाक़या है, और उसके आगे पोखरा की तरफ सफर करते हुए एक तवील दर्रे से गुजरना पड़ता है। शाहरा और दरिया गंदा की इस दर्रे में साथ साथ चलते हैं। दरिया नियाला कुशादा वादी की तरह मीलों दूर तक फैला हुआ है, और उसके एक तरफ धूलगरी जबकि दूसरी तरफ अन्नपूर्णा के पहाड़ी सिलसिले वाक़या हैं। ये बर्फपोश पहाड़ी चोटियां 26,000 फुट की बुलंदी तक चली गई हैं। बाज़ मुकामात पर यह दर्रा इस कदर तंग हो जाता है कि इस पर किसी सुरंग का गुमान होने लगता है। जोमसोन से रवाना होने के तीसरे दिन एक ऐसी जगह पर हम पहुंच गए जहाँ सड़क 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती थी। एक सड़क पैनी की तरफ और दूसरी पोखरा की तरफ चली गई थी। हमने पोखरा की तरफ जाने वाले रास्ते का इंतखाब किया। अब हमें ज्यादा मुहतात रहने की जरूरत थी। हम ऊंचे पहाड़ों से निकलकर उस इलाके पर आ गए थे जहाँ छोटी छोटी बस्तियों में आबाद लोग जदीद तहजीब से किसी हद तक आशना थे। 11वें दिन हम पोखरा पहुंच गए। हमने शहर से दूर दरिया किनारे पर एक जगह पड़ाव डाल दिया था। वो रात हमने वहीं बसर की। सिम्बा अगले रोज वापस जाना चाहता था, लेकिन मैंने खटमंडू तक लेकर जाना चाहता था, लेकिन वो लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। अब वो वापस जाना चाहते थे। 11वें दिन सफर के बाद हम सब बुरी तरह थक गए थे। मेरे लिए अब ये परेशानी थी कि मैं खटमंडू तक कैसे पहुंचूंगा। मेरे पास तो एक पैसा तक नहीं था। वैसे भी सिम्बा वगैरह को कुछ तोहफे में देना चाहता था, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ खटमंडू तक लेकर जाना चाहता था। लेकिन इन लोगों ने यहीं से मेरे वापस जाने का फैसला कर लिया था। अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल आया। मैं इन लोगों को वहीं छोड़कर शहर चला गया। पिछले 20-22 दिनों में मेरा हुलिया बड़ी हद तक बदल चुका था। सर के बाल बेतहाशा बढ़ चुके थे, दाढ़ी जंगलियों की तरह बढ़ी हुई थी। मैं शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर घूमता और रास्ते पूछता पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गया। मेरा हुलिया देखकर पहले तो मुझे किसी ने घुसने ही नहीं दिया, लेकिन जब मैंने खटमंडू के ब्रिंद्रा का नाम लिया तो कांस्टेबल ने न सिर्फ मुझे अंदर जाने की इजाज़त दे दी, बल्कि एक सब इंस्पेक्टर से भी मिला दिया, और सब इंस्पेक्टर ने मुझे चीफ इंस्पेक्टर के पास ले गया। मैं उसे अपने बारे में तफसील से नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि मैं इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा का दोस्त हूँ। तो वो हैरान नजरों से मुझे घूरने लगा। बड़ी मुश्किल से वो खटमंडू के इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा से फोन पर राब्ता करने पर आमादा हुआ था। इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा से तकरीबन आधे घंटे के बाद राब्ता हो गया था। मेरी आवाज सुनते ही वो उछल पड़ा। तुम कहाँ हो? हम तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे। वो कह रहा था, पिछले दिनों पद्मी के करीब जंगल में 2 कत्ल हो गए थे। और 1 मिनट, मैंने उसे टोक दिया। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी तफसील मैं टेलीफोन पर नहीं बता सकता। फिलहाल एक और मसला दरपेश है और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कहो क्या मसला है? उसने पूछा। मेरे साथ तारांग कबीले के कुछ लोग हैं। और तारांग? उसने मेरी बात काट दी। ये कबीला तो यहाँ से सैकड़ों मील दूर ऊंचे पहाड़ों में है, तुम वहां कैसे पहुंचे? मैंने कहा ना तफसील बाद में बताऊंगा। उसने मेरी बात काट दी। मुझे इस वक्त जो मसला दरपेश है वो ये है कि मुझे कुछ रकम की जरूरत है, अच्छी खासी रकम। टेलीफोन चीफ को दो, मैं इससे बात करता हूँ। ब्रिंद्रा ने कहा। मैंने फोन का रिसीवर चीफ इंस्पेक्टर को दे दिया। वो तकरीबन 10 मिनट तक ब्रिंद्रा से बात करता रहा और फिर रिसीवर रखकर मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया।
इस मर्तबा उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। फिर उसने एक इंस्पेक्टर को तलब किया, उससे कुछ कहा और मेरी तरफ देखते हुए बोला, अब इंस्पेक्टर के साथ आप जाकर अपने दोस्तों को शहर से ले आएं। यहाँ उनकी रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। वो 1-2 रोज यहाँ क्याम करेंगे, उसके बाद उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत कर दिया जाएगा। मैं इंस्पेक्टर के साथ एक बहुत बड़ी स्टेशन वैगन में दरिया के किनारे पर पड़ाव पर पहुंचा तो सिम्बा वगैरह कुछ हैरान भी हुए और परेशान भी। हम उन्हें शहर के एक होटल में ले आए। उनका सामान और याक 2 कांस्टेबल के हवाले कर दिया गया था। जिस होटल में उनकी रिहाइश का इंतजाम कर दिया गया था वो कारवान सराय किस्म का था, इसलिए उनके याक वगैरह का भी बंदोबस्त हो गया। इंस्पेक्टर ने होटल के मालिक को हदायत कर दी थी कि इन मेहमानों के आराम और ताम का खास तौर पर ख्याल रखा जाए। मैं भी इन्हीं लोगों के साथ रह गया था। इंस्पेक्टर हमें छोड़कर चला गया और उसकी वापसी तकरीबन 1 घंटे बाद हुई थी। उसे नोटों की एक बड़ी सी गड्डी मेरे हाथ में थमा दी और कहा कि अगर मजीद रकम की जरूरत हो तो हेडक्वार्टर में चीफ इंस्पेक्टर को फोन कर देना। मैंने सिम्बा वगैरह को 2 दिन मजीद वहां रोका। चीफ इंस्पेक्टर की दी हुई रकम से मैंने इन सब के लिए बहुत से तहाइफ खरीदे। बस्ती के मुखिया, वेद और बाद दूसरे लोगों के लिए भी तहाइफ खरीदे गए थे और बिलाहिर चौथे रोज वो लोग सुबह सवेरे धरपतन की तरफ रवाना हो गए। अब इन्हें धूलगरी की तरफ जाने की जरूरत नहीं थी। धरपतन की तरफ से वो पाबा दिन में अपनी बस्ती पहुंच सकते थे। इन लोगों को रुखसत करने के बाद मैंने हेडक्वार्टर में चीफ इंस्पेक्टर से मुलाकात करके उसका शुक्रिया अदा किया और फिर एक बस में बैठकर खटमंडू के लिए रवाना हो गया। चीफ इंस्पेक्टर ने हालांकि मुझे ये पेशकश भी की थी, मैं अगर पसंद करूं तो वो पुलिस जीप पर मुझे खटमंडू भेज सकता है, लेकिन मैंने बस के सफर को तरजीह दी थी। तकरीबन 200 किलोमीटर का सफर 6 घंटों में तय हुआ था। बस थानकोट पहुंची तो शाम हो चुकी थी। ये कस्बा खटमंडू से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़या था और ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट का फासला बाकी रह गया था। शहर से 6 किलोमीटर दूर केरनीपुर में बस एक बार फिर रुक गई। एक आदमी बस के अगले दरवाजे से सवार हुआ और आगे जाने की बजाय वो वहीं खड़ा मुतजस्सिस निगाहों से बस में बैठे हुए मुसाफिर को घूरने लगा और मैं इस शख्स को देख उछल पड़ा। वो योगी गौतम बोस था। वही योगी गौतम बोस जिसे मैंने ऋषिकेश में योगा सीखना शुरू किया था। मैं उसे यहाँ देखकर हैरान हुए बगैर नहीं रह सका। उसकी नजरें बस में बैठे हुए मुसाफिरों के चेहरों पर फिसलते हुए मेरे चेहरे पर जम गई। उसके निगाहों का तसादम होते ही मेरे दिमाग को शदीद झटका लगा और मेरा पूरा जिस्म झंझना उठा। गौतम बोस की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी। वो तेजी से आगे बढ़ा और मेरी तरफ बाहें फैलाकर चीख उठा, महाराज हिम्मत सिंह, मैं तुम्हारे ही इंतजार में यहाँ खड़ा था। तुम्हारी मंजिल आ गई है, आओ नीचे उतर आओ। मुझे हैरत का एक और झटका लगा। इस होली में तो शायद मेरे अकरबा भी मुझे ना पहचान सकते, लेकिन गौतम बोस ने पहले ही नजर में न सिर्फ मुझे पहचान लिया था बल्कि मुझे ये जानकर भी हैरत हुई थी कि वह मेरे ही इंतजार में यहाँ खड़ा था और बस से उतरने का हुक्म दे रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरे दिमाग को एक बार फिर झटका सा लगा और फिर जहन पर सन्नाटा सा छा गया। मैं कहना चाहता था कि मैं यहाँ नहीं उतर सकता और मैं किसी और वक्त उससे मिलूंगा, लेकिन मेरी तो जुबान ही जैसे गुंग होकर रह गई और सोचने समझने की सलाहियतें सल्ब होकर रह गई थी। मैं खामोशी से अपनी सीट से उठा और गौतम बोस के पीछे बस से उतर गया। बस फौरन ही आगे रवाना हो गई। मुझे तुम्हारी दोस्त बमला के बिछड़ने का बहुत अफसोस है। उसके साथ वाकई बहुत जुल्म हुआ था। गौतम बोस की जुबान से बमला की दर्दनाक मौत का सुनकर मैं उछल पड़ा। बमला की मौत यहाँ से सैकड़ों मील दूर ऊंचे पहाड़ों में वाक़या हुई थी, जहाँ जदीद तहजीब की रोशनी अभी तक नहीं पहुंची थी। लोग गारों और झोंपड़ों में पत्थरों के दौर की जिंदगी गुजार रहे थे। वहां रोनमा होने वाला कोई मामूली या गैर मामूली वाक़या दुनिया वालों की निगाहों से ओझल ही रहता था। मेरे और बमला के साथ जो कुछ हुआ था उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ तारांग कबीले के लोग ही जानते थे और हमारे वहां रहते हुए कबीले का कोई फर्द बस्ती से बाहर नहीं गया था। मैं सिम्बा वगैरह के साथ 11 दिन तक उस बस्ती में पुखारा तक पहुंचा था। रास्ते में कई बस्तियां पड़ी थी मगर किसी से ये नहीं सुना था कि तारांग कबीले में क्या हुआ। लेकिन सैकड़ों मील दूर गौतम बोस सब कुछ जानता था। हैरान मत हो, गौतम बोस मेरे चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा, तुम थके हुए हो, तवील सफर ने तुम्हारे जहन को भी मुतासर किया है, आओ कहीं बैठकर आराम से बातें करेंगे। मैं जवाब देने की बजाय सहरज़दा से अंदाज में गौतम बोस के साथ चल पड़ा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया जैसे मेरे भाग जाने का अंदेशा हो। उसके इस्तेख्वानी हाथ की गिरफ्त बड़ी मजबूत थी। उसकी उंगलियां मेरी कलाई में गड़ी जा रही थी। मेरे हवास तो जैसे मुख्तल होकर रह गए थे। मुझे कुछ होश नहीं था कि गौतम बोस मुझे कहाँ लेके जा रहा है। मैं चौंका तो उस वक्त जब मेरे दिमाग में अचानक ही सनसनाहट सी होने लगी। ये सनसनाहट बढ़ती जा रही थी, फिर मेरे कानों के करीब मक्खियों की बिनबनाहट सी सुनाई देने लगी।
माला की हिफाजत करना। ये शख्स तुम्हें बहका रहा है, अगर तुम इसके फरेब में आ गए तो बर्बाद हो जाओगे। इस सरगोशी ने मेरे दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया और वही शहद में डूबी हुई आवाज थी। ये आवाज नीलगिरी के सिवा किसी और की नहीं हो सकती थी। वो मुझे खबरदार कर रही थी। मैंने सर को एक जोरदार झटका दिया और लबों को हरकत दिए बगैर ज़हनी तौर पर नीलगिरी को मुखातब करते हुए कहा, मेरे हवास बिल्कुल काम नहीं कर रहे नीलगिरी, मेरी मदद करो। इसके कब्जे में कई कुव्वतें हैं, नीलगिरी ने सरगोशी में कहा। मैं अभी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मेरे और तुम्हारे बीच अभी कुछ फासला बाकी है। मैं फिल वक्त खुलकर इसके मुकाबले पर नहीं आ सकती और ना ही अमली तौर पर तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो फिर मैं क्या करूं? उसने तो मेरा ज़हनी मफलूज कर दिया है। मैंने कहा, तुम्हारे पास और भी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति। नीलगिरी ने फिर सरगोशी की, अपनी इसी शक्ति से काम लो। वही शक्ति जिसके लिए तुमने अरसे तक रियाजत की है और फिर तुम्हारे पास सच्चाई की शक्ति है। हिम्मत से काम लो। अगर यह तुम्हें अपने स्थान तक ले गया तो मैं तुमसे राब्ता नहीं कर सकूंगी। मैं चलते चलते रुक गया। गौतम बोश ने घूर कर मेरी तरफ देखा। उसके हाथ की गिरफ्त कुछ और मजबूत हो गई थी। मैं अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा तो उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। वो मेरी आंखों में झांकने लगा। मुझे अपने दिमाग में सुइयां सी चुभती हुई महसूस हुई। मेरी मुजाहमत दम तोड़ने लगी। ओ, समझ गया। उसके खलक से हरखराती हुई सी आवाज निकली। समझ गया क्या चीज तुम्हें रोक रही है। लाओ, ये माला मुझे दे दो जो तुमने अपने गले में पहन रखी है। मेरा हाथ गैर इरादी तौर पर अपने गले की तरफ उड़ गया। मेरी उंगलियां माला के मोतियों को छूने लगी थी। मेरे हाथ को इस तरह झटका लगा जैसे मैंने बिजली के नंगे तार को छू लिया और उसके साथ ही मेरा दिमाग में झंझना उठा था। गौतम बोश भी उछल पड़ा। उसके चेहरे के तासुरात एकदम से बदल गए थे। आंखों में वहशत सी भर आई थी और इस मर्तबा मैंने इसकी आंखों में झांकने लगा था। हम दोनों की निगाहों का तसादम कई लम्हों तक जारी रहा। गौतम बोश एक लम्हे को इस तरह झुरझुरी लेकर रह गया था जैसे शदीद सर्दी की लहर ने उसे अपनी लपेट में ले लिया हो और फिर उसे मेरा हाथ छोड़ दिया। इसमें शुबा नहीं कि नीलगिरी मेरी पुष्ट पर खड़ी थी, लेकिन मेरे अंदर ची की कुव्वत भी काम कर रही थी और मैंने हमेशा अपनी कुव्वत बाजू पर भरोसा किया था और बुरे से बुरे वक्त में भी ची की कुव्वत से काम नहीं लिया था। लेकिन अब यहाँ भी सूरत हाल कुछ और थी। यहाँ मामला इंसानी इख्तियार से बाहर हो रहा था और गौतम बोश किसी पुरस्कार कुव्वत के जरिए मुझे काबू करने की कोशिश कर रहा था। वो मुझसे वो माला हासिल करना चाहता था जिसके बारे में नीलगिरी ने पहले ही रोज मुझे खबरदार कर दिया था कि मैं उसकी हिफाजत करूं। उसने मुझे पहले ही वार्निंग दी थी कि ये माला मुझसे छीनने की कोशिश की जाएगी और छीनने की कोशिश करने वाला मेरे लिए अजनबी नहीं होगा। और योगी गौतम बोश मुझसे माला हासिल करना चाहता था। उसने अपने पुरस्कार इल्म के जरिए ये मालूम कर लिया था कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ से आ रहा हूँ। वो रास्ते में खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था और मुझे बस से उतरवा कर न जाने कहाँ लेके जा रहा था कि नीलगिरी ने मुझे खबरदार कर दिया और मैंने बर वक्त अपने हवास पर काबू पा लिया था। ये माला मुझे दे दो। गौतम बोश ने एक बार फिर मेरे चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा, इसके लिए मैंने बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत सफर किया है। लाओ, ये माला मुझे दे दो। तुम मेरे उस्ताद हो, लेकिन इसमें शुबा नहीं कि तुम बेवकूफ भी हो। मैंने कहा, इस माला को हासिल करने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है और तुम इसकी अहमियत से भी वाकिफ हो। इसके बावजूद ये समझते हो कि मैं माला आसानी से तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। अगर तुम में इतनी शक्ति है तो मेरे गले से उतार लो ये माला, मैं तुम्हारा हाथ नहीं रोकूंगा। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा और फिर से मेरे गले की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरी नजरें उस वक्त पैरों के करीब जमीन पर जम गई। उसका हाथ मेरे गले में पड़ी हुई माला से सिर्फ 2 इंच दूर रह गया था कि वो अचानक चीखता हुआ उछल पड़ा और पैरों को जोर से झटकने लगा था। वो किसी एक जगह खड़ा नहीं रह सका, इसी तरह उछलता रहा जैसे निगाहों के नीचे दहकते हुए अंगारे बुझ गए हों। वो मुझसे कई गज दूर हट गया था। अब वो पैर नहीं झटक रहा था। मैं जा रहा हूं गौतम बोश, और मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना, मैंने कहा और इधर उधर देखने लगा। इस वक्त मैं कीर्तिपुर की आबादी से कम 2 मील दूर वीरान पहाड़ियों में था। नीचे नशेब में आबादी की टिमटिमाती हुई रोशनियां नजर आ रही थी। मैंने एक बार फिर गौतम बोश की तरफ देखा। वो अपनी जगह पर खड़ा उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। मैं पत्थरों को फलांगता हुआ नशेब में उतरने लगा। अभी मैंने तकरीबन 100 गज का फासला तय किया था कि एक तरफ से गुर्राहट की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। वो शायद कोई भेड़िया था, मुझे अपना शिकार समझकर गुर्रा रहा था और उसके करीब ही एक और भेड़िया कहीं से नमूदार हो गया। मैं कांप उठा। वीराने में भेड़िया अपने शिकार को घेर कर जिस तरह उसके बखिए उधेड़ते हैं, मैं उसका तस्वुर से ही कांप उठा था। ये ख्याल आते ही मैंने दौड़ लगा दी।
वो भेड़िए भी गुर्राते हुए मेरे पीछे लपके और मैं उनकी पहुंच से ज्यादा दूर निकल जाना चाहता था, लेकिन इन भेड़ियों ने भी शायद मेरा पीछा ना छोड़ने का फैसला कर रखा था। एक मरतबा मुझे पीछे मुड़कर देखने का मौका मिल गया। मेरा ताक़ब 2 भेड़ियों ने शुरू किया था, लेकिन अब उनकी तादाद 5 या 6 हो गई थी। उनमें से एक भेड़िया सबसे आगे था और बाकी चंद गज पीछे। सबसे आगे वाला भेड़िया भी मुझसे तकरीबन 20 गज के फासले पर था और ये फासला कम करने की कोशिश कर रहा था। एक जगह मुझे ठोकर लगी। मैंने संभलने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका और दूर तक लुढ़कता चला गया और सीने के बल गिरा। मैंने दोबारा उस पत्थर को पकड़ लिया। ऐसा करते हुए मेरी उंगलियां भी माला से छू गईं। वो भेड़िया करीब आ गया, सिर्फ चंद गज का फासला रह गया था। मैंने बड़ी फुर्ती से उठकर वो पत्थर पूरी कुव्वत से भेड़िए की तरफ दे मारा। पत्थर भेड़िए के सर पे लगा और एक खौफनाक इंसानी चीज वीराने में गूंज उठी और भेड़िया जमीन के गिर पर तड़पने लगा। इंसानी चीख की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। एक लम्हे को तो मैं बदहवास सा होकर रह गया कि शायद मेरा मारा हुआ पत्थर उस तरफ किसी आदमी को लग गया हो। अभी शाम का इब्तदाई हिस्सा ही था और ये जगह बस्ती से ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन पत्थर तो भेड़िए को ही लगा था और वो पत्थरों पर पड़ा बुरी तरह तड़प रहा था। मैंने भेड़िए की तरफ देखा और उसके साथ ही सनसनी की लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ती चली गई। मैं काम कर रह गया। जमीन पर तड़ते हुए भेड़िए की हैयत बदल रही थी। पहले उसका चेहरा बिगड़ना शुरू हुआ। चेहरे के नकूश और हैयत बदतरीन बिगड़ती चलेगी और फिर वहां एक नया चेहरा उभरने लगा। वो इंसानी चेहरा था। मुझे इसके नकूश कुछ शनासा से लगे, लेकिन उस वक्त जहन साथ नहीं दे रहा था कि इस चेहरे को मैं शनाख्त कर सकता। भेड़िए के जिस्म के दूसरे हिस्से भी बदतरीज तब्दील हो रहे थे। इस सारे अमल से चंद सेकंड से ज्यादा नहीं लगे थे। पत्थरों पर अब भेड़िए के बजाय एक इंसान पड़ा तड़प रहा था। उसे दोनों हाथों से सर को पकड़ रखा था जहां से खून की धार बह रही थी, और फिर उसके हाथ जैसे ही चेहरे से हटे मैं लरज उठा। मैंने उसे पहचान लिया था। वो पंडित धीराज था, गौतम बोस का चेला, जो ऋषिकेश में शोभा को योग की मशक करवाया करता था। योगी धीराज जमीन पर पड़ा खूनहार नजरों से मेरी तरफ देख रहा था और हैरत की बात यह थी कि उसे पत्थर लगने के बाद दूसरे भेड़िए भाग गए थे और उनका दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं था। धीराज ने अपनी जगह से इस तरह हरकत की जैसे मुझ पर हमलावर होना चाहता हो, लेकिन वो लड़खड़ा कर ढेर हो गया। उसके हलक से अजीबोगरीब सी आवाजें निकलने लगी और मुंह से कफ बह रहा था। मेरा पत्थर उसकी पेशानी पर लगा था और पेशानी से बहने वाला खून ने उसके चेहरे को बहुत ही भयानक बना दिया था। बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैं तो गौतम बोस से अपने आप पीछा छुड़ाने के लिए भागा जा रहा था और भेड़ियों से बचने के लिए मैंने एक भेड़िए को पत्थर मार दिया। वो भेड़िया जख्मी होकर गिरा था और इंसानी रूप इख्तियार कर गया था। मैं चंद लम्हे जख्मी धीराज की तरफ देखता रहा और फिर एक तरफ से पत्थरों के लुढ़कने की आवाज सुनकर चौंक गया। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उस तरफ देखने लगा, लेकिन तारीकी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने वहां रुकना मुनासिब नहीं समझा और बस्ती की तरफ दौड़ लगा दी। बस्ती तक पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। मैं एक बारोनक बाजार में पहुंच गया। दुकानें खुली हुई थी और हर तरफ खूब चहल पहल थी। मेरा हुलिया बहुत ही अबतर हो रहा था। लंबा सा चोगा, बेतहाशा बड़े हुए बाल और दाढ़ी। मैं जिस तरह से भी गुजरता लोग मुड़ मुड़ कर मुझे देखने लगते, लेकिन मैं इनकी नजरों की परवाह किए बगैर एक तरफ चलता रहा। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था मैं किस तरफ जा रहा हूँ। मेरे चलने में मेरे इरादे में कोई दखल नहीं था। मैं बाजार से निकलकर गलियों में घूमता हुआ एक तंग सी गली में दाखिल हो गया। उस गली में रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था। तारीकी इस कदर गहरी थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। अचानक अंधेरे में मुझे किसी चीज से ठोकर लगी और मैं लड़खड़ा कर गिर गया। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं उस चीज को देखने लगा। फिर मैं दूसरे ही लम्हे उछल पड़ा। वो कोई मुर्दा कुत्ता था या कोई और जानवर। मैं उठकर फिर आगे चलने लगा। ये तारीख गली शैतान की आंत की तरह तवील होती जा रही थी, किसी तरह खत्म होने भी नहीं आ रही थी। तारीकी बहुत गंभीर थी। किसी तरफ से रोशनी की मामूली सी किरण भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं अगली गली में दाखिल हुआ था तो दोनों तरफ मकान थे, लेकिन अब मकानों के बजाय दोनों तरफ स्पॉट और सीधी दीवारें थी और ऊपर तक उठती ही चली गई थी। मैं उस सुरंगनुमा गली में दौड़ता रहा, लेकिन ये सुरंगनुमा गली किसी तरह खत्म होने में नहीं आ रही थी। अचानक भी किसी चीज से टकराकर लड़खड़ा गया। मुझे लगा जैसे अंधेरे में किसी दीवार ने मेरा रास्ता रोक लिया हो। मैंने दोनों हाथों को फैलाकर सामने कर दिया और अंदर की तरह टटोलता हुआ आगे बढ़ने लगा, लेकिन मेरे सामने ना तो कोई दीवार थी और ना ही कोई रुकावट। मैं आगे बढ़ता रहा और फिर रुक गया। मेरे दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। ये सन्नाटा जो मेरे वजूद में फैलता चला जा रहा था, कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैं एक बार बारोनक बाजार से उस गली में दाखिल हुआ था, लेकिन लगता था जैसे जमीन की गहराई में पहुंच गया हूँ। ना कहीं रोशनी थी, ना ही कोई आवाज सुनाई दे रही थी।
मैं अजीब से तागूती चक्कर में फंस कर रह गया था जिसके निकलने का कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। शैतानी कुव्वतें थी जो चारों तरफ से मुझे घेरने की कोशिश कर रही थी। मैं रुक गया। एक लम्हे को मुझे लगा जैसे मेरा दिमाग किसी शिकंजे से आजाद हो गया हो। मैंने आंखें बंद कर ली और मेरे अंदर मुराकबे और इत्कास की कुव्वत लौट आई। मैंने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन मेरे इर्द गिर्द का माहौल रोशन हो गया था। मेरे चारों तरफ वीराना था। आबादी वहां से बहुत दूर थी। मैं शायद बदहवासी में दौड़ता हुआ आबादी की दूसरी तरफ बहुत दूर वीराने में निकल आया था। मैंने आंखें खोल दी। माहौल जो कतू बरकरार था। मैंने मुड़कर आबादी की तरफ दौड़ने लगा। उसी बारौनक बाजार के करीब एक गली तक पहुंचते में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी थी। सामने बाजार में लोगों की आमदोरफ्त थी। मैंने बेतहाशा उस तरफ दौड़ रहा था और फिर अचानक किसी चीज से ठोकर खाकर मैं गिर पड़ा। दूसरे ही लम्हे मेरा दिमाग भग से उड़ गया। वो एक औरत की लाश थी जिसे टकराकर मैं उसके ऊपर गिरा था और इत्तेफाक से मेरे हाथ उसके गले में पड़े। इससे पहले मैं कुछ समझ सकता, शोर की आवाजें सुनकर मैं चौंक पड़ा। शोर मचाने वाले कुछ लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए थे। सूरत हाल बड़ी ही संगीन थी। मैं एक औरत की लाश के ऊपर पड़ा था और मेरे दोनों हाथ उसके गले पर थे और मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया था। मेरे दिमाग पर हथौड़े से बरस रहे थे। सूरत हाल की संगीनी में अब कोई शुबा नहीं था। सड़क पर पड़ी हुई नीम बरहना एक औरत की लाश और मैं उसके ऊपर इस तरह पड़ा हुआ था कि मेरे दोनों हाथ उसके गले पर थे और मेरे इर्द गिर्द कई लोग जमा हो चुके थे। ये सूरत हाल मुझे उस औरत का कातिल साबित करने के लिए काफी थी। मेरे इर्द गिर्द खड़े लोग शोर मचा रहे थे और कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैं खवास बाख्ता हो रहा था। सोचने समझने की कुव्वतें जैसे सल्ब होकर रह गई थी। अनजाने खौफ और दहशत ने जैसे मुझे बेजान सा करके रख दिया था और मैं अजीब सी नजरों से अपने इर्द गिर्द खड़े शोर मचाते लोगों की तरफ देख रहा था। मेरे दाएं तरफ खड़े हुए दरमियाने कद के एक आदमी ने चीख कर कुछ कहा और फिर आगे बढ़कर मेरी खोपड़ी पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी। मेरा दिमाग झंझना उठा और मैं उछलकर लाश की एक तरफ गिर गया। सर पर लगते ठोकर ही जैसे मुझे होश आ गया और उसके साथ मुझे सूरत हाल की नजाकत का भी एहसास हो गया। वो लोग मुझे बड़ी आसानी से कातिल साबित कर सकते थे। इस बात के दर्जनों गवाह मौजूद थे कि मैं इस औरत के सीने पर सवार उसका गला घोंट रहा था। मेरे दिमाग में अचानक ही धमाका सा हुआ और मेरे पास बचाव का सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं यहाँ से फरार हो जाऊं। लेकिन शायद मैं अहमकों की जन्नत में रहता था जो इस किस्म की बातें सोच रहा था। मेरे इर्द गिर्द दर्जनों लोग जमा थे और बाज तो गुस्से में बफरे हुए थे। यहाँ से भागना तो दरकरार, वो मुझे हिलने का मौका भी न देते। मेरा मोखरुल जिक्र ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। मैं इस जगह से उठने की सोच ही रहा था कि एक और आदमी ने आगे बढ़कर मेरी पसली पर ठोकर मार दी। मैं बेख्तियार करा उठा। उस शख्स की दूसरी ठोकर पड़ने से पहले मैं उठकर खड़ा हो गया और दोनों हाथ उठाकर चीख कर लोगों को बताने लगा कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने इस औरत को कत्ल नहीं किया। लेकिन मेरी बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। वो सब निचले तबके के लोग थे, लिबास और हुलियों से मजदूर तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग, और मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं लगता था जो वो मेरी बात समझ सकते। मैं भी अपने दिफा में जो बकवास कर रहा था वो अंग्रेजी जुबान में थी। और फिर हजूम में एक आदमी को देखकर मेरी आवाज इस तरह साकत होगी जैसे हलक में रुई का गोला ठोंस दिया गया हो। मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। वो योगी धीराज था जिसके सर से अब भी खून रिस रहा था और उसका चेहरा भी खून आलूद था। उसकी गदन पर पीले रंग के लंगोट के सिवा और कोई चीज नहीं थी। योगी दराज लोगों को धकेलता हुआ आ गया और चीख चीख कर कुछ कहने लगा। 70 साल से ज्यादा उम्र होने के बावजूद वो तीर की तरह सीधा खड़ा था और उसकी आवाज ही बड़ी पाटदार थी। चीखते हुए कभी अपने फटे हुए सर की तरफ इशारा करता और कभी लाश की तरफ, और कभी हाथ लहरा लहरा कर मुख्तलिफ समतों में इशारे कर रहा था। वो नेपाली और हिंदी जुबान में बात कर रहा था। तिब्ती जुबान के एक आध लफ्ज भी उसकी जुबान से निकल रहे थे, लेकिन वो ज्यादातर हिंदी जुबान के अल्फाज ही इस्तेमाल कर रहा था और उसका मफहूम समझ कर ही मैं काम कर रह गया। धीराज चीख चीख कर लोगों को बता रहा था कि मैं उस औरत को धोखे से सुनसान जगह पर ले गया। औरत को जब सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ तो उसने भागने की कोशिश की और मैं उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उसके गले से स्याह पत्थरों की माला उतार ली। वो औरत मौका पाकर किसी तरह वहां से भाग निकली। मैंने उसका पीछा किया और इस गली में आकर उसे पकड़ लिया। गली इस वक्त सुनसान थी। औरत ने चीखने की कोशिश की तो मैंने इसको जमीन पर गिराकर उसका गला घोंट दिया। इसमें शुबे की कोई बात नहीं थी कि वो लोगों को इश्तियाल दिलाते हुए कह रहा था कि ये मंजर तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि मैं उसके सीने पर सवार उसका गला घोंट रहा था और ये औरत मर चुकी थी। ये कातिल है, हत्यारा है, ये झूठ बोल रहा है। मैंने हिंदी जुबान में चीख कर कहा, झूठा मैं नहीं, ये है।
योगी देराज भी चीहा। जब ये इस औरत को बहला फुसलाकर वीराने की तरफ ले जा रहा था तो मैंने इसे बचाने की कोशिश की, जिस पर इसने मुझे भी पत्थर मारकर जख्मी कर दिया। देखो देखो, ये रहा वो पत्थर जिससे इसने मेरा सर फाड़ा था। उसे हाथ में पड़ा हुआ एक खून आलूद पत्थर भी उन लोगों को दिखाया। अगर मैं झूठा हूं तो इसकी तलाशी लो, वो पत्थरों की कीमती माला इसके गले में मौजूद होगी जो इसने गरीब औरत से छीनी थी। मैं लरस कर रह गया। धीराज ने बड़ी ही गहरी चाल चली थी। जाहिर है वो माला मेरे गले में मौजूद थी और अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। मैं वाकई तागूती चक्कर में फंस गया था। योगी गौतम बोश और देराज मुझसे नीलगिरी की वो माला हासिल करना चाहते थे। इस माला को नीलगिरी तक पहुंचने के लिए हासिल किया जा सकता था और वो इसे हर कीमत पर हासिल करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मुझ पर कुछ कुव्वतें भी इस्तेमाल की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सके थे। मैं उनकी कुव्वतों के हिसार से भाग निकला था, लेकिन उन्होंने एक बार फिर मुझे घेरने की कोशिश की थी और इस मर्तबा उन्होंने ये तरीका इस्तेमाल किया था जो उनकी पुरस्कार कुव्वतों से ज्यादा खतरनाक था। दर्जनों लोगों ने मुझे उस औरत के सीने पर सवार देखा था और मेरे दोनों हाथ उसके गले पर थे। जाहिर है लोग यही समझ रहे थे इस औरत को मैंने कत्ल किया है। मेरे गले में माला की मौजूदगी देराज की कहानी की तस्दीक कर रही थी और लोग किसी भी तरह मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। दो आदमी मेरी तरफ बढ़े। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा, लेकिन लोग भी वहां और भी पीछे लोग मौजूद थे। मेरे बच निकलने का कोई इम्कान नहीं था। मैंने देराज की तरफ देखा। उसके होंठों पर बड़ी ही करीब मुस्कुराहट थी। आगे बढ़ने वाले दोनों आदमियों ने अचानक ही मुझ पर छलांग लगा दी। मैंने बचने की कोशिश की, लेकिन दोनों आदमी मुझ पर झपट पड़े थे। मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो वैश्यों की तरह मुझसे लिपट गए। मेरा चोगा तार तार हो गया। एक आदमी ने मुझे जोरदार झटका दिया और फटा हुआ चोगा मेरे जिस्म से अलग कर दिया। मेरे गले में नीलगिरी की स्याह पत्थरों की वो माला साफ नजर आ रही थी। देखो देखो, देराज चीहा, यही है वो माला जो इस राक्षस ने इस गरीब औरत से छीनी थी। उतार लो इसे इसके गले से। एक आदमी ने माला की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन वो इस तरह उछल कर पीछे हटा जैसे किसी नादीदा हाथ ने पूरी कुव्वत से उसे धकेल दिया हो। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली थी। मैंने देराज की तरफ देखा और उसके होंठों की मुस्कुराहट गायब होगी और उसकी आंखों में वहशत उभर आई। एक और आदमी आगे बढ़ा, लेकिन उसी वक्त पुलिस की एक गाड़ी गली में मुड़कर हजूम के करीब रुक गई। गाड़ी से अचानक ही सायरन भी बजा था और लोग बदहवास होकर इधर उधर भाग खड़े हुए। कई पुलिस वाले गाड़ी से उतरकर हमारी तरफ लपके। 3-4 आदमी मेरे करीब खड़े थे। दो ने मुझे बाहों से पकड़ लिया ताकि मैं भागने की कोशिश ना करूं। पुलिस वाले करीब आए, लेकिन मुझे उनके हवाले कर दिया गया। एक और आदमी तेज इस लहजे में सूरत हाल से आगाह करने लगा। लोग एक बार फिर जमा होना शुरू हो गए, लेकिन इस मर्तबा वो सब दूर दूर ही खड़े थे। उनमें से बाज लोग चीख चीख कर कह रहे थे और उसके इस अंदाज से जाहिर हो रहा था जैसे वो लोग अभी तक खासे मुश्तिल हैं। मैंने एक बार फिर देराज की तरफ देखा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आया। पुलिस पार्टी का इंचार्ज एक इंस्पेक्टर था। उसने अंदाजा लगा लिया कि ये मुश्तिल लोग मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसे सरसरी अंदाज से सड़क पर पड़ी हुई उस औरत की लाश की तरफ देखा। 2 कांस्टेबलों को अपने पास रोक लिया और बाकी पुलिस वालों को मुझे पुलिस स्टेशन की तरफ जाने का हुक्म दे दिया। पुलिस की गाड़ी में 4 मुसल्लह कांस्टेबल थे। मेरे दोनों हाथ पुष्प ले जाकर हथकड़ी लगा दी गई। पुलिस वालों ने मुझे अपने दरमियान बिठा लिया और गाड़ी हरकत में आ गई। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।